वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा लास्ट लेक्चर है ड्रग इंटरेक्शन से रिलेटेड। हमने ड्रग इंटरेक्शंस की जो है इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था, देन हम ड्रग इंटरेक्शंस की क्लासिफिकेशन तक आए थे। ड्रग इंटरेक्शन की क्लासिफिकेशन में हमने ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज स्टडी कर लिया है, ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ एक्शन जो है हमने स्टडी कर लिया है लास्ट लेक्चर्स में, और उनका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बेसिस पे जो है, एक्शन की मैकेनिज्म की बेसिस पे जो है हम ड्रग इंटरेक्शंस को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शंस एंड फार्माकोडायनामिक ड्रग इंटरेक्शंस। अब पहली जो कैटेगरी है हमारे पास वो है फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शंस। वी ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि जहाँ पे भी हम काइनेटिक या फार्माकोकाइनेटिक का वर्ड यूज करते हैं वहां पे हमारे पास फोर मेन चीजें आती हैं, जिसे हम कहते हैं एडम, ADME। मींस अल्ट्रेशन होगी एब्जॉर्प्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, मेटाबॉलिज्म में या एक्सक्रीशन में। इन चार कैटेगरीज में से किसी में भी अगर अल्ट्रेशन होगी और किसी ड्रग की वजह से वो अल्ट्रेशन हो तो उसे हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शंस। क्या है कि एक ड्रग जो हमने पहले एडमिनिस्टर की है या बाद में हमने एडमिनिस्टर की, उसकी वजह से दूसरी ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स में जो है चेंज आए, उस इंटरेक्शन को हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शंस। तो स्टार्ट लेते हैं कैटेगरी 1 से, जो है अल्टरेशन ऑफ GIT एब्सॉर्प्शन। इसको हमने फर्दर 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं कि जो GIT एब्जॉर्प्शन है वो 5 चीजों की वजह से या 5 जो है कैटेगरीज की वजह से जो है वो चेंज हो सकती है। पहला है अल्ट्रेशन ऑफ pH, सेकंड कॉम्प्लेक्सेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, थर्ड है अल्ट्रेशन ऑफ GIT मोटिलिटी, GIT की मोटिलिटी में अगर चेंज आए, फोर्थ वन इज अल्ट्रेशन ऑफ GI फ्लोरा, जो GIT फ्लोरा है या गट फ्लोरा हम जिसे कहते हैं उसमें कोई अल्ट्रेशन आ जाए, एंड लास्ट वन इज अल्ट्रेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ड्यू टू फूड, फूड की प्रेजेंस की वजह से जो एब्जॉर्प्शन में अल्ट्रेशन आती है। अब इनको हम वन बाय वन एग्जांपल्स के जरिए से जो है वो समझते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ अल्ट्रेशन ऑफ pH इंटरेक्शंस मींस हमारे जो GIT का pH है उसमें अगर अल्ट्रेशन आ रही है किसी ड्रग की वजह से तो इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो एग्जांपल्स इसकी क्या हैं, कीटोकोनाजोल हमारे पास एक एंटी फंगल ड्रग है, अगर हम उसके साथ एंटसिड्स को देते हैं जो स्टमक की एसिडिटी को क्या कर देते हैं, डिक्रीज, तो जो कीटोकोनाजोल की एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज हो जाती है। मींस जो एंटी फंगल ड्रग है कीटोकोनाजोल, उसके एब्जॉर्प्शन के लिए हमें एसिडिक इन्वायरमेंट की जरूरत है, लेकिन अगर हम कीटोकोनाजोल को एंट एसिड्स के साथ दे देते हैं तो हमारे पास GIT की जो pH है वो डिक्रीज हो जाती है। अल्टीमेटली क्या होगा कि जो कीटोकोनाजोल है उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एसिडिक इन्वायरमेंट जो उसे चाहिए वो कम हो गया है। सेम सेकेंड है हमारे पास बिसएकोडाइल और एंटासिड्स। तो जो बिसएकोडाइल है वो हम यूज करते हैं कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए, तो इसकी भी एब्जॉर्प्शन के लिए जो है हमें एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए, लेकिन जब हम बिसएकोडाइल के साथ एंटासिड्स देते हैं तो जो है हमारे पास एज अ रिजल्ट जो है वो सीवियर वॉमिटिंग होती है। मींस दोनों ड्रग्स जो हैं वो उन दोनों की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, वो वॉमिटिंग में जो है वो बाहर आ जाती हैं। तो ये हमारे पास कुछ हो गई एग्जांपल्स pH की चेंज की वजह से। नेक्स्ट कैटेगरी आती है अल्टरेशन ऑफ GIT मोटिलिटी इंटरेक्शन। GIT मोटिलिटी जितनी ज्यादा होगी ड्रग की एब्जॉर्प्शन जो है उतनी कम होगी, और GIT मोटिलिटी जितनी स्लो होगी उतनी ज्यादा जो है वो ड्रग एब्जॉर्ब होती है। इसका रीजन ये है कि जो ड्रग एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट है वो डिपेंड करता है कि सरफेस एरिया के साथ ड्रग का कांटेक्ट कितने देर तक रहा है। सरफेस एरिया के साथ ड्रग का कांटेक्ट जितनी देर तक रहता है, ज्यादा टाइम के लिए रहता है तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी, और अगर कम टाइम के लिए सरफेस एरिया के साथ कांटेक्ट में रहती है ड्रग तो एब्जॉर्प्शन कम होगी।
कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। प्रोपेंथिलीन जो हम यूज करते हैं, एंटी अल्सर ड्रग है। अगर हम इसे पैरासीटामोल और डिजॉक्सिन या और भी बहुत सारी ड्रग्स इस कैटेगरी में आती हैं उनके साथ लेते हैं प्रोपेंथिलीन, प्रोपेंथिलीन के अंदर ये है कि ये जो है जीआईटी मोटिलिटी को जो है वो स्लो कर देती है प्रोपेंथिलीन। तो अगर जीआईटी मोटिलिटी जो है वो स्लो हो जाएगी तो जो एब्जॉर्प्शन है पैरासीटामोल की वो ज्यादा हो जाएगी। सिर्फ पैरासीटामोल की नहीं, और भी जो ड्रग्स इसमें आ जाती हैं काफी सारी, डिजॉक्सिन और भी बहुत सारी, उन सबकी जो एब्जॉर्प्शन है वो ज्यादा हो जाती है। सेकंड हमारे पास जो एग्जांपल है वो है मेटोक्लोप्रामाइड। मेटोक्लोप्रामाइड जो है वो अगर हमारे जो जीआईटी मोटिलिटी है उसे वो इंक्रीज कर देती है। यूज भी इसी पर्पस के लिए मेनली होती है कि जीआईटी की जो मोटिलिटी है उसे इंक्रीज किया जा सके। तो मेटोक्लोप्रामाइड के साथ अगर हम प्रोप्रानोलोल, मेफ्लोक्यून और भी बहुत सारी जो ड्रग्स है अगर वो हम लेते हैं तो क्या होगी, जाहिर सी बात है जीआईटी मोटिलिटी जो है वो ज्यादा हो रही है, तेज हो रही है मूवमेंट, तो कॉन्टैक्ट टाइम जो है वो ड्रग्स का डिक्रीज हो रहा है, तो एब्जॉर्प्शन भी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। थर्ड कैटेगरी है अल्ट्रेशन ड्यू टू फूड इंटरेक्शन। फूड की प्रेजेंस की वजह से जो अल्ट्रेशन आती है, कुछ फूड की प्रेजेंस की वजह से कुछ ड्रग्स की जो एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाती है और कुछ ड्रग्स की जो एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज हो जाती है। लाइक आइसोनियाजिड एंटी टीबी ड्रग है, अगर फूड की प्रेजेंस में अगर हम इसे एडमिनिस्टर करते हैं तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज हो जाती है। इसी तरह इट्राकोनाजोल, इट्राकोनाजोल अगर हम फूड की प्रेजेंस में एडमिनिस्टर करते हैं तो जो इसकी एब्जॉर्प्शन है वो ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट कैटेगरी है अल्ट्रेशन ऑफ जीआईटी फ्लोरा इंटरेक्शंस। जीआईटी या गट के फ्लोरा में अगर कोई चेंज आ जाए, जो हमारे पास हमारे गट में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाए, उसकी वजह से जो अल्ट्रेशन आती है उसे हम कहते हैं अल्ट्रेशन ऑफ जीआईटी फ्लोरा इंटरेक्शंस। लाइक वार्फरिन को अगर हम टेट्रासाइक्लिन के साथ हैं, अमूमन जो जीआईटी या गट फ्लोरा को इंटरफेयर करते हैं वो हमारे पास होती है एंटीबायोटिक्स। वार्फरिन और टेट्रासाइक्लिन को अगर हम एक साथ जो है एडमिनिस्टर करते हैं तो वार्फरिन के जो इफेक्ट्स हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, अगर हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को टेट्रासाइक्लिन के साथ एडमिनिस्टर करते हैं तो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की एब्जॉर्प्शन है वो भी डिक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे जो इफेक्ट में डिक्रीज आ रहा है और एब्जॉर्प्शन में डिक्रीज आ रहा है वो कॉन्टैक्ट टाइम या किसी और वजह से नहीं, ये जो हमारे पास फ्लोरा जो हमारे जीआईटी का है उसमें चेंजेस जो अकर हो रही है उनकी वजह से अकर हो रहा है, मीन्स उनके नतीजे में ये चीज आ रही है। तो इसलिए इसको हम जो है एक सेपरेट कैटेगरी में जो है वो रखते हैं, जो है अल्टरेशन ऑफ जीआईटी फ्लोरा इंटरेक्शंस। जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है अल्टरेशन ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। हमने जितनी भी स्टडी किया है अब तक वो क्या था कि एब्जॉर्प्शन, ए के बाद हमारे पास सेकंड कैटेगरी आती है डी, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। एब्जॉर्प्शन के सारे जो पैरामीटर्स थे वो हमने स्टडी कर लिया, उसकी सब टाइप्स को स्टडी कर लिया। अब जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन के अल्ट्रेशन के बाद जो सेकंड कैटेगरी थी फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर की, वो थी अल्ट्रेशन ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन में अल्ट्रेशन तभी आती है जब कोई ड्रग अपने रिसेप्टर से या जो प्रोटीन बाइंड हुई हुई है ड्रग वहां से जो है उसको डिस्प्लेस करने के लिए कोई और ड्रग आ जाए। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है कि ड्रग जो है वो बाइंड होती है, जब हम उसे एडमिनिस्टर कर देते हैं एब्जॉर्प्शन के बाद जो है वो ड्रग बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट होती है। उसमें हमारे पास आती है प्रोटीन बाइंडिंग्स भी होती हैं और रिसेप्टर बाइंडिंग्स भी होती हैं। यहाँ पे जिसका हम जिक्र करें वो है प्रोटीन बाइंडिंग। अब मीथोट्रिक्सिड जो है वो एंटी कैंसर ड्रग है और उसको जो है डिस्प्लेस करते हैं, मीथोट्रिक्सिड को प्रोटीन बाइंडिंग से जो चीजें डिस्प्लेस करती हैं वो है सल्फोनामाइड्स एंड सैलिसाइलेट्स। सल्फोनामाइड्स और सैलिसाइलेट्स अगर मीथोट्रिक्सिड के साथ ली जाएं तो सल्फोनामाइड्स और सैलिसाइलेट्स जो हैं इसको डिस्प्लेस कर देती हैं
और उसके रिजल्ट में क्या होगा कि मीथोट्रिप्सिक की जो टॉक्सिसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि अब वो ब्लड में फ्रीली अवेलेबल हो जाती है। सेकेंड हमारे पास एग्जाम्पल है वॉर्फरिन को अगर हम एनसेड्स या ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ देते हैं, तो एनसेड्स जो हैं वो वॉर्फरिन की जो प्रोटीन बाइंडिंग है उससे उसे जो है डिस्प्लेस कर देते हैं, और वॉर्फरिन जो है वो फ्रीली ब्लड में अवेलेबल हो जाती है। जो ड्रग जितनी ज्यादा ब्लड में फ्रीली जो है फ्लो कर रही होती है और वो प्रोटीन बाइंड नहीं होती, वो उतनी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो इसके भी रिजल्ट में हमारे पास जो है हेमरेज अकर होता है, जिसे हम कहते हैं कि ब्लीडिंग टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ये जो हमारे पास सेकंड कैटेगरी थी फार्माकोकाइनेटिक्स की, पहली जो थी वो थी अल्ट्रेशन ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, जिसमें हमने डिफरेंट सब टाइप्स पढ़ी, उसमें हमने कुछ एग्जांपल्स देखी। सेकंड है हमारे पास अल्ट्रेशन ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। जो थर्ड हमारे पास कैटेगरी है वो है अल्ट्रेशन ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। ड्रग मेटाबॉलिज्म में अल्ट्रेशन जो है वो दो तरह से आ सकती है, या तो मेटाबॉलिज्म स्टिमुलेट हो जाए या जो मेटाबॉलिज्म है वो इनहिबिट हो जाए। मींस ये दो ही सूरतों में अकर है। स्टिमुलेशन तभी हो सकती है मेटाबॉलिज्म की अगर हम एंजाइम इंड्यूस हो जाए, मींस एंजाइम्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाए। और मेटाबॉलिज्म के इनहिबिशन उसी के सूरत में हो सकती है जब हमारे जो एंजाइम हैं वो सो जाए एक तरह से, या उनकी एक्टिविटी जो है वो कम हो जाए। इसकी कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं कि जो हमारे पास स्टिमुलेशन है, मैंने पहले कहा कि वो इस सूरत में ही अकर है कि जब जो है एंजाइम इंड्यूस हो जाए, मींस वो ड्रग्स जो एंजाइम इंड्यूसर्स का काम करते हैं। अब इसमें हमारे पास फिनोबार्बिटल है जो हमारे पास एंटी सीजर ड्रग है। अगर हम इसे वॉर्फरिन के साथ एडमिनिस्टर करते हैं तो जो एंटी कोगुलेंट एक्टिविटी है वॉर्फरिन की वो डिक्रीज हो जाती है। मींस एंजाइम इंड्यूस हुए, वॉर्फरिन का जो मेटाबॉलिज्म है वो भी इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से जो उसकी एंटीकोगुलेंट एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो गई। सेकेंड एग्जांपल है फेनिटोइन, अल्कोहल, रिफेम्पिसिन। इनमें से कोई भी ड्रग, ये तमाम ड्रग्स जो हैं वो एंजाइम इंड्यूसर का काम कर रही हैं। इनके साथ अगर मैं टोलब्यूटामाइड एडमिनिस्टर करती हूँ, टोलब्यूटामाइड जो है टाइप 2 एंटी डायबिटिक एजेंट है, तो इससे क्या होगा कि जो हाइपोग्लाइसीमिक इफेक्ट है टोलब्यूटामाइड का वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म है टोलब्यूटामाइड का वो इंक्रीज होगा। तो जितनी ज्यादा ड्रग का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा उतनी कम उसकी एक्टिविटी होगी, वो मेटाबोलाइज होकर इनएक्टिव होकर एक्सक्रीट आउट हो जाती है ड्रग। अब दूसरे हमारे पास जो मेटाबॉलिज्म में आती है अल्ट्रेशन, वो थी ड्यू टू एंजाइम इनहिबिटर्स, या जो मेटाबॉलिज्म है उसकी इनहिबिशन हो रही है। एंजाइम इनहिबिटर्स में हमारे पास हैं सिमिटिडिन, एंटी अल्सर ड्रग है। सेम वॉर्फरिन के साथ अगर हम इसे देते हैं तो हेमोरेज अकर होता है या इंक्रीज ब्लीडिंग। क्यों? पहले हमारे पास क्या हो रहा था, हम जब ड्रग्स दे रहे थे तो यहाँ पे एंटीकोगुलेंट एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो रही थी, क्योंकि एंजाइम जो है वो ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे थे और ड्रग जल्द से जल्द मेटाबोलाइज हो रही थी और एक्सक्रीट आउट हो रही थी। यहाँ पे हमारे पास क्या है, दूसरे केस में एंजाइम इनहिबिटर्स हैं, मींस एंजाइम की जो क्वांटिटी थी वो कम हो गई जो मेटाबॉलिज्म कर रही थी। तो जो वॉर्फरिन है वो ज्यादा देर तक जो है वो आपकी बॉडी में रहेगी, और बॉडी में ज्यादा देर तक रहने की वजह से उसके जो साइड इफेक्ट है, मींस ब्लीडिंग टाइम जो है वो हमारे पास ज्यादा हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल है वेरापामिल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कार्बामेजिपिन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। तो जो कार्बामेजिपिन की टॉक्सिसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो है वो रिड्यूस हो जाएगा कार्बामेजिपिन का, और वो ज्यादा टाइम के लिए आपके ब्लड में रहेगी, या आपकी बॉडी के अंदर जो है उसकी जो एक्टिविटी है वो ज्यादा देर तक रहेगी। तो जो ड्रग बॉडी में ज्यादा टाइम के लिए रहती है वो उसकी टॉक्सिसिटी भी ज्यादा हो जाती है। मेटाबॉलिज्म के बाद आता है अल्ट्रेशन ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन।
अब अल्ट्रेशन ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन के को जो इफेक्ट करते हैं, या अल्ट्रेशन ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन जो है वो कॉज होती है किन 4 फैक्टर्स की वजह से? एक, यूरिन की पीएच में चेंज आ जाए। सेकंड, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कोई चेंज आ जाए। थर्ड, अगर एक्टिव रेनल ट्यूबुलर सेक्रेशन में कोई अल्ट्रेशन आ जाती हैं। और लास्ट वन इज रेनल ब्लड फ्लो। रेनल ब्लड फ्लो को हम वैसे ही याद रख लेते हैं, वो तमाम ड्रग्स जो भी किडनी की तरफ ब्लड फ्लो को ज्यादा कर देती हैं, वो तमाम ड्रग्स जो किडनी की तरफ ब्लड फ्लो को तेज कर देंगी, लाइक हम देते हैं बीटा एगोनिस्ट, तो वो तमाम क्या करती हैं कि वो जो ब्लड फ्लो है किडनी का उसे इंक्रीज कर देती हैं। जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है तो ड्रग एक्सक्रीशन उतनी ही ज्यादा होती है, और जब हमारे पास ब्लड फ्लो किडनीज का लेस होता है, स्लो होता है ब्लड फ्लो, तो एक्सक्रीशन भी उतनी ही लेस होती है। और बाकी 3 फैक्टर्स को हम कुछ एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। अल्ट्रेशन ऑफ यूरिनरी पीएच। यूरिन की पीएच में किस तरह से डिफरेंस आएगा? हमारे पास जो ड्रग्स होती हैं या तो वो वीक एसिडिक होती हैं या वो वीक बेसिक होती हैं। अगर हम किसी भी वीक एसिड को किसी बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो पोलर में कन्वर्ट हो जाती है। सेम हेयर कि अगर हमने कोई वीक एसिडिक ड्रग ली है लाइक सैलिसाइलेट्स या फिनोबार्बिटल, इनमें से कोई भी जो है हमने ड्रग ली है जो वीक एसिडिक है नेचर में, और साथ में हम कोई अल्कलाइजिंग एजेंट दे देते हैं। अल्कलाइजिंग एजेंट्स जो हैं वो अमूमन हम टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने के लिए भी दे सकते हैं ताकि ड्रग जो है वो जल्दी जल्दी एक्सक्रीट आउट हो सके। अल्कलाइजिंग एजेंट लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसके रिजल्ट में क्या होगा कि जो वीक एसिडिक ड्रग है, एनी ऑफ द वीक एसिडिक ड्रग, उसकी जो एक्सक्रीशन है वो इंक्रीज हो जाती है। अब दूसरा हमारे पास क्या केस है? वीक बेसिक ड्रग। जाहिर है अगर हम वीक बेसिक ड्रग है उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए हमें एसिडिफाइंग एजेंट्स देने पड़ेंगे लाइक एस्कॉर्बिक एसिड। जब हम एस्कॉर्बिक एसिड को जो है एडमिनिस्टर करते हैं विद अ वीक बेसिक ड्रग, वो एम्फिटामिन हो सकती है, वो क्यूनिडीन हो सकती है, और वो बहुत सारी कोई भी ड्रग हो सकती है जिनकी नेचर वीक बेसिक हो। तो जब एसिडिफाइंग एजेंट उसके साथ दे दिया जाता है तो एक्सक्रीशन जो है वो वीक बेसिक ड्रग की वो इंक्रीज हो जाती है। एज ड्रग जो है वो लेस लिपिड सॉल्युबल बन जाती है और मोर पोलर हो जाती है, तो उसकी एक्सक्रीशन जो है वो और ज्यादा आसान हो जाती है। अल्ट्रेशन ऑफ एक्टिव रेनल ट्यूबुलर सेक्रेशंस। अगर एक्टिव रेनल ट्यूबुलर सेक्रेशन में कोई अल्ट्रेशन आ रही है, रेनल ट्यूबुलर सेक्रेशंस क्या है कि जो इंटरस्टिशियम है, मींस जो बॉडी है, उसमें से जो ड्रग्स हैं या चीजें हैं वो एक्टिव जो है सेक्रेशंस के जरिए से रेनल ट्यूब्यूल के अंदर आ जाए, उसे हम कहते हैं रेनल ट्यूबुलर सेक्रेशंस। मींस यूरिन के जो ट्यूब्यूल्स हैं, जो हमारे पास नेफ्रॉन है, उसमें जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो ड्रग्स मूव कर जाती हैं, अगर उसमें कोई चेंज आ जाए तो उससे भी इफेक्ट पड़ता है ड्रग की एक्सक्रीशन पर। प्रोबेनिसिड और पेनिसिलिन, अगर हम इन दोनों ड्रग्स को एक साथ देते हैं तो पेनिसिलिन की जो एक्सक्रीशन है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये इफेक्ट करता है एक्टिव रेनल ट्यूबुलर सेक्रेशन जो है पेनिसिलिन की, उसे डिक्रीज कर देता है। सेकंड है प्रेमीपेक्सोल। प्रेमीपेक्सोल को अगर हम सिमिटिडीन के साथ दे दें तो सेम जो प्रेमीपेक्सोल की एक्सक्रीशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। सिमिटिडीन जो है वो प्रेमीपेक्सोल की एक्टिव रेनल ट्यूबुलर सेक्रेशंस को डिक्रीज कर देता है। ये हमारे पास थी, हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ तक फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शंस जो एक्सक्रीशन के साथ ही खत्म हो गए। सेकेंड कैटेगरी थी हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में फार्माकोडायनामिक ड्रग इंटरेक्शंस। डायनामिक में हम यूजुअली जो चीज़ें स्टडी करते हैं वो है कि ड्रग के इफेक्ट्स क्या है, ड्रग की टॉक्सिसिटी क्या है और किस रिसेप्टर के साथ जाके वो बाइंड कर रही है। डायनामिक इंटरेक्शंस में 4 कैटेगरीज आती हैं मेनली। वो ड्रग्स जो सिमिलर इफेक्ट्स रखती हैं, वो ड्रग्स
जो ऑपोजिट इफेक्ट्स रखती हैं। थर्ड, वो इंटरेक्शंस जो रिसेप्टर साइट पर होंगे। और फोर्थ वन इज इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में चेंज की वजह से भी जो है हमारे पास ड्रग के इफेक्ट्स में चेंज आ जाता है। एग्जाम्पल्स कुछ देख लेते हैं। ड्रग्स हैविंग सिमिलर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स। जो दो ड्रग्स हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं उनके जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं वो सिमिलर हैं, लाइक वार्फरिन एंड सैलिसाइलेट्स। इन दोनों का जो इफेक्ट है वो क्या है, एंटी कोगुलेंट का काम कर रही है। इन दोनों के अंदर प्रॉपर्टीज एंटी कोगुलेंट एक्टिविटीज रखती हैं। तो वार्फरिन और सैलिसाइलेट्स को जब हम एक साथ एडमिनिस्टर करते हैं तो इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम अकर हो सकता है, विच इज अ टॉक्सिक इफेक्ट। देन हाइप्नोटिक एजेंट्स एंड एंटीहिस्टामिन। हाइप्नोटिक एजेंट्स हम यूज करते हैं सेडेशन प्रोड्यूस करने के लिए, और एंटीहिस्टामिन्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली सेडेशन और प्रोड्यूस करती हैं, उनका एक साइड इफेक्ट है। तो जब हाइप्नोटिक एजेंट्स और एंटीहिस्टामिन्स को हम एक साथ एडमिनिस्टर करेंगे तो सीरियस सेडेशन कॉज हो सकती है। ड्रग्स हैविंग ऑपोजिट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स, ये सेकंड कैटेगरी है कि वो ड्रग्स जिनका ऑपोजिट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स हो। लाइक हाइप्नोटिक ड्रग को अगर हम कैफीन के साथ देते हैं, कैफीन जो है वो हमारे पास ब्रेन को एक्टिव करता है, जबकि जो हाइप्नोटिक ड्रग है वो सडेट करता है। तो जो कैफीन की वजह से जो हाइप्नोटिक इफेक्ट है ड्रग के, कोई भी हाइप्नोटिक ड्रग हमने ली है तो वो इनहिबिटेड हो जाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है एसिटाइल कोलिन विद एट्रोपिन। एट्रोपिन हमारे पास है एंटी कोलिनर्जिक, एसिटाइल कोलिन जो है वो हमारे पास कोलिनर्जिक इफेक्ट्स रखता है। इन दोनों को जब एक साथ एडमिनिस्टर किया जाता है तो एसिटाइल कोलिन के जो इफेक्ट्स हैं वो इनहिबिटेड हो जाएंगे। थर्ड है हमारे पास चेंज इन इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट या फ्लूइड बैलेंस में जो डिफरेंस मेनली प्रोड्यूस होता है वो होता है डायूरेटिक्स की वजह से। डायूरेटिक्स जो है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट या फ्लूइड इम्बैलेंस कॉज कर सकते हैं। लाइक हमने कोई भी डायूरेटिक ली है, एनी ऑफ द डायूरेटिक, और साथ में हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स देते हैं, तो इसका हमारे पास इफेक्ट क्या होगा कि हार्ट जो है, जो उसका इफेक्ट है, ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाएगा कार्डियक ग्लाइकोसाइडिक इफेक्ट। कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो ड्रग है उसके इफेक्ट्स की तरफ जो है वो हार्ट ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाता है, मीन्स एरिथमियास कॉज हो सकते हैं इसकी वजह से। सेकेंड एग्जाम्पल है डायूरेटिक्स को अगर हम लिथियम के साथ दे दें तो लिथियम टॉक्सिसिटी कॉज हो सकती है। लास्ट जो डायनामिक में है वो है इंटरेक्शन एट रिसेप्टर साइट। रिसेप्टर साइट पे इंटरेक्शन इस तरह से है कि लाजमी नहीं कि एक ड्रग दूसरी ड्रग को जो है अपोज कर रही है। एक ड्रग की हमने कंसंट्रेशन बढ़ाई और वो जो है उसे डिस्प्लेस करके उस जगह पे अटैच हो जाए, ये नेसेसरी नहीं है। यहाँ पे उनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट हो सकता है, उनके रिसेप्टर डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो इफेक्ट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सेम होगा, जिसकी वजह से कोई भी एडवर्स इफेक्ट अकर हो सकता है। लाइक मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स जो हैं वो इनहिबिट कर दे कि जब हम जो एडमिनिस्टर करते हैं मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स को, तो वो डिग्रेडेशन ऑफ डोपामीन, सेरोटोनिन एंड एपिनेफ्रिन, इनकी जो डिग्रेडेशन है उसे इनहिबिट कर देते हैं। अब इसके साथ अगर हम ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट देते हैं तो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो है वो रीअपटेक ऑफ सेरोटोनिन, डोपामीन एंड एपिनेफ्रिन, इनको जो है वो इनहिबिट कर रहा होता है, स्पेशली सेरोटोनिन को। इन दोनों को कॉम्बिनेशन में देने से क्या होगा कि जो सीवियर एट्रोपिन लाइक रिएक्शंस अकर हो सकते हैं। हमने मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स जो हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स हैं उन्हें, और अगर हम ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स को साथ में देंगे तो उसके रिजल्ट में जो है सीवियर एट्रोपिन लाइक रिएक्शंस हो सकते हैं। एट्रोपिन लाइक रिएक्शंस में हमारे पास आता है ड्राइनेस ऑफ माउथ, ब्लर्ड विजन, ड्राई आईज,
photophobia, confusion, headache, dizziness, tachycardia, palpitations, flushing. These all are severe atropine like reactions, और इसमें बहुत सारी और भी चीजें आ जाती हैं. सेकेंड, इसमें जो साइड इफेक्ट अकर होता है या हो सकता है क्योंकि हमारे पास सीरोटोनिन की अमाउंट जो है वो ज्यादा हो जाएगी. मींस जो मोनोअमाइन हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर है उनकी अमाउंट इस केस में ज्यादा हो रही है, तो सीरोटोनिन सिंड्रोम भी अकर हो सकता है. सीरोटोनिन सिंड्रोम में क्या आता है? कंफ्यूजन, एजिटेशन, डायलेटेड प्यूपिल्स, हेडेक, चेंज इन ब्लड प्रेशर, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, और ये सारी चीजें हमारे पास सीरोटोनिन सिंड्रोम में आती हैं. मोर ओवर इसके अंदर जो एडवर्स इफेक्ट अकर हो सकता है वो है ट्रिमर्स, कन्वर्जेंस, वेस्कुलर कोलैप्स लास्ट स्टेज में, अगर ये बहुत ज्यादा सीवियर हो जाए, इसकी अमाउंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए मोनोअमाइन न्यूरोट्रांसमीटर्स की. सेकेंड एग्जाम्पल सेम वही है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज को जो है अगर हम सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स के साथ देते हैं तो सीरोटोनिन की अमाउंट दो, इस केस में भी सीरोटोनिन की जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से सीरोटोनिन सिंड्रोम अकर हो सकता है. यहाँ पे जस्ट हमने मेंशन किया सीरियस एडवर्स इफेक्ट्स अकर, वो जो एडवर्स इफेक्ट्स अकर होंगे वो है सीरोटोनिन सिंड्रोम के. ये था हमारे पास ओवरऑल फार्माकोडायनामिक ड्रग इंटरेक्शंस. अब एज अ फार्मासिस्ट जो है, क्या रोल है फार्मासिस्ट का ड्रग इंटरेक्शंस को एवेलुएट करने में और उसकी मैनेजमेंट करने में? ये है तो बहुत ही एक लार्ज टॉपिक, हम कह सकते हैं लेंथी टॉपिक है, लेकिन इसको जस्ट हमने आप कह लें कि 4 हेडिंग्स में डिवाइड कर दिया है और उसको हम थोड़ा सा रिव्यू देंगे जस्ट. तो फार्मासिस्ट का पहला रोल ये है कि वो पेशेंट रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करे. कोई भी पेशेंट आपके पास आता है तो आपने उसके रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने, और रिस्क फैक्टर्स कैसे आइडेंटिफाई हो सकते हैं? जब हम पेशेंट की एक थॉरो हिस्ट्री लेते हैं, उसकी डिजीजेस की तमाम हिस्ट्री लेते हैं, और सेकंड कि हम उसकी ड्रग की हिस्ट्री लेते हैं कि वो ड्रग्स कौन कौन सी लेता आ रहा है, या अभी वो इस टाइम जो हम न्यूली उसे प्रेस्क्राइब हुई है ड्रग वो भी देखनी है, और जो पहले प्रेस्क्राइब हो चुकी हैं दूसरी डिजीजेस के लिए उनको भी एक थॉरो रिव्यू देना होता है. जो ड्रग इस टाइम एडमिनिस्टर की जा रही है उसके बारे में जो है आपको कंप्लीट, एक फार्मासिस्ट को कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए जो इस टाइम एडमिनिस्टर की जाने वाली है ड्रग. फिर जो ड्रग आप इस टाइम एडमिनिस्टर कर रहे हैं या इस टाइम प्रिस्क्राइब की गई है फिजिशियन की तरफ से, उसका एक थेराप्यूटिक अल्टरनेटिव साइड पे रखना है कि फॉर एग्जांपल इस ड्रग की वजह से कोई एडवर्स इफेक्ट अकर हो जाता है तो ऐसी कौन सी ड्रग एज अ थेराप्यूटिक अल्टरनेटिव यूज हो सकती है जो इतने ज्यादा इंटरेक्शन भी कॉज नहीं करे और क्योर भी कर सके या रिलीफ प्रोवाइड कर सके, या फिर जो इंटरेक्शन अकर हुआ है उसको किस तरह से मैनेज कर सके. पहला कि पेशेंट के जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको देखना है. सेकंड, ड्रग की थॉरो हिस्ट्री. थर्ड, ड्रग के बारे में कंप्लीट नॉलेज. फोर्थ, थेराप्यूटिक अल्टरनेटिव को जहन में रखना. अवॉइड कॉम्प्लेक्स थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट मीन्स कि बहुत सारी जब हम ड्रग्स एक साथ प्रिस्क्राइब कर देते हैं तो जाहिर सी बात है कि कॉम्प्लेक्सिटी तो आनी है. एक तो पेशेंट कंप्लाइंस भी नहीं रहती, दूसरा जो है ड्रग इंटरेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. तो कोशिश ज्यादा से ज्यादा ये करनी चाहिए कि जो पेशेंट को ड्रग्स प्रिस्क्राइब की जा रही हैं वो सिर्फ जस्ट इतनी ज्यादा ना हो, इतनी बड़ी लिस्ट ना हो कि जो पेशेंट है ना वो कंप्लाइंस कर सके और ना ही जो है उल्टा जो है उसको इंटरेक्शंस ही फेस करने पड़े और उसकी जो कंडीशंस हैं वो और भी ज्यादा खराब होने लगती हैं. नेक्स्ट इज एजुकेट द पेशेंट. पेशेंट को कंप्लीट एजुकेशन प्रोवाइड करनी है. कोई भी थेरेपी है, अगर किसी केस में आपको कॉम्प्लेक्स थेरेप्यूटिक रिजीम भी प्रोवाइड करना पड़ जाता है तो उस केस में भी हमने पेशेंट को एजुकेट करना है कि आपने ये ड्रग इस टाइम पे लेनी है, इसके साथ आपने फूड नहीं लेना है, इसके साथ आपने नहीं करना. कंप्लीट पेशेंट एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है. मॉनिटर थेरेपी, अगर कोई इन पेशेंट है तो उसकी थेरेपी को मॉनिटर करना है. जाहिर है आउट पेशेंट की थेरेपी को आप मॉनिटर नहीं कर सकते. अगर वो बार बार आता है, जो हम कहते हैं कि आपके स्केड्यूल के मुताबिक आपको विजिट करता है, तो आप मॉनिटर कर सकते हो उस केस में. लेकिन आउट पेशेंट की थेरेपी को मॉनिटर करना इतना आसान नहीं है, जबकि इन पेशेंट की जो थेरेपी उसे मॉनिटर करना
आसान भी है और उसे मॉनिटर करना भी जो है वो फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है। और इंडिविजुअलाइज थेरेपी, हर थेरेपी को जो है हमने इंडिविजुअलाइज करना है कि हर इंडिविजुअल पेशेंट के लिए अलग थेरेपी हो। ये भी इन पेशेंट्स के लिए मेनली है कि सेम डिजीज के भी पेशेंट होते हैं, लेकिन हम उसकी कंडीशन के हिसाब से, उसकी हिस्ट्री के हिसाब से, जो उसकी कंडीशन है या उसके जो पहले जो हम कहते हैं डिजीज हिस्ट्री रह चुकी है, उन सबको नज़र में रखते हुए जो है हमने उसकी थेरेपी को जो है एक दूसरे से अमूमन डिफ्रेंशिएट ही रहती है। ये हो गया हमारे पास कंप्लीट टॉपिक आज खत्म ड्रग इंटरेक्शंस का। होप सो कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इन लेक्चर से रिलेटेड एमसीक्यूज सॉल्व करने के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पे, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे और मेरे पिंटरेस्ट पेज पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।